बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, चैप्टर 3 हमारा मुकम्मल हो गया। अब हम चैप्टर नंबर 4 जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं आज से। चैप्टर नंबर 4 हमारा है जी पाँचवें और ग्रुप और छठे ग्रुप के एलिमेंट्स के बारे में ना, फिफ्थ और सिक्स ग्रुप के। जैसे आपको याद होगा, पहले चैप्टर में सिर्फ जनरल था। दूसरा चैप्टर हमने किया था पहले और दूसरे ग्रुप के बारे में। तीसरा चैप्टर था तीसरे और चौथे के बारे में, और चौथा पाँचवें और छठे के बारे में। अच्छा, इसमें हमारे पास फर्स्ट आता है इंट्रोडक्शन इसका, चौथे ग्रुप के जो मेंबर्स हैं इनका। ठीक हो, इसमें नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ये 5 मेंबर्स बनते हैं इसमें। अच्छा, इसमें अब हमारे पास जो एमसीक्यूज वगैरह बनते हैं ना, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, वो यहाँ से आपके बनते हैं। फर्स्ट तो ये पॉइंट है, शॉर्ट क्वेश्चन इसमें 2 हैं, बाकी एमसीक्यूज ये। नाइट्रोजन फास्फोरस जैसे पांचवें ग्रुप का, ये टिपिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, ये नॉन मेटल्स है। इसी वजह से ये हीट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, और इसी वजह से इनके जो ऑक्साइड है वो एसिडिक होते हैं। हमें पता है नॉन मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। तो ये जनरल एमसीक्यू के हवाले से याद रखना है आपने। उसके बाद है आर्सेनिक और ज़ाहिर बात, ये चूँकि नॉन मेटल्स हैं तो इनके कंपाउंड्स भी कोवलेंट होंगे। उसके बाद आर्सेनिक और एंटीमनी, ये मेटलाइड होते हैं हमारे पास। मेटलाइड जो होते हैं वो हमें पता है कि वो एलिमेंट्स हैं जिनकी प्रॉपर्टीज हैं वो मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान में आ रही होती हैं, दोनों के बीच में चल रही होती हैं। तो आर्सेनिक, एंटीमनी या मेटलाइड, और बिस्मथ जो है वो मेटल्स है। तो यानी डाउन द ग्रुप आप जाएं तो वो मेटालिक करेक्टर बढ़ रहा है। नाइट्रोजन जो है वो सबसे ज़्यादा नॉन मेटालिक करेक्टर रखती है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा है, और इस वजह से इलेक्ट्रॉन्स वगैरह को अट्रैक्ट भी करेगी। और जो दूसरे मेटल नीचे की तरफ जाएं तो उनके इलेक्ट्रो मेटल्स हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी है वो का बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से आखिरी जो मेंबर हमारे पास है वो प्योर मेटल का आता है, जैसे बिस्मथ आ गई। फिर एमसीक्यू आपका बनता है जी, आर्सेनिक, फास्फोरस और एंटीमनी, ये दोनों के एलोट्रोप्स होते हैं। इन तीनों के एलोट्रोप्स हैं। बाकी ना नाइट्रोजन का है कि वो प्योर नॉन मेटल है और एलोट्रोपिक फॉर्म कोई नहीं उसकी, और जो बिस्मथ है वो प्योर मेटल है और उसकी भी कोई एलोट्रोपिक फॉर्म नहीं है। तो ये एमसीक्यू के हवाले से याद रखने के एलोट्रोपिक फॉर्म किस किस। उसके बाद आता है जी ये आखिरी 2 पैराग्राफ जो है, इसमें हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि जो फास्फोरस है ना, इसकी वैलेंसी 3 भी शो करता है ये मुख्तलिफ कंपाउंड्स में, और 5 भी जैसे ये आखिरी पैराग्राफ की दूसरी लाइन में लिखा हुआ है कि फास्फोरस कैन दस टेक 3 और 5 कोवलेंट बॉन्ड्स। 3 भी बना सकता है, 5 भी बना सकता है। तो हमसे शॉर्ट क्वेश्चन ये पूछते हैं कि क्यों वो 3 और 5 बॉन्ड कैसे बना सकता है, जबकि नाइट्रोजन ऐसा नहीं कर सकता। तो उसको हम फिर एक्सप्लेन करते हैं। ये आपके सामने ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया हुआ है ना, इसमें देखें कि फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, ये इसकी कन्फिग्रेशन है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3px1 3py1 3pz1 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट चल रही। अब +3 क्यों है कि इसमें 3 अनपेयर है ना इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए 3 की एलएनसी आ रही। लेकिन जब 5 की शो करनी है तो फिर ये क्या करता है कि ये एस ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन जंप करवाता है डी ऑर्बिटल में। आपको पता है अब ये इसका वैलेंस शेल है तीसरा। तीसरे वैलेंस शेल में एस भी मौजूद है, तीसरे वैलेंस शेल में पी भी होता है, तीसरे में डी भी होता है। तो डी के खाली ऑर्बिटल पड़े थे तो एस से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके डी में चला जाता है। एनर्जी का गैप कम है, इस वजह से वो आसानी से शिफ्ट हो जाता है। तो 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। अब जो नाइट्रोजन है ना, उसके एटॉमिक नंबर 7 है, उसके बाद 2 शेल है। उसका वैलेंस शेल जो वो दूसरा, दूसरे शेल में आपको पता है या एस होता है या पी होता है, उसके बाद तो कोई ऑर्बिटल है ही नहीं। दूसरी, नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को जंप नहीं करवा सकता, वो अनपेयर्ड वगैरह नहीं बना सकता, तो उसकी वैलेंसी फिर 3 तक की महदूद रह जाती है। ठीक हो गई। उसके बाद हमारे पास आता है नाइट्रोजन एंड इट्स कंपाउंड्स। नाइट्रोजन और इसके कंपाउंड्स मुख्तलिफ जो है। पहला पॉइंट इसमें अक्रस का आता है। अक्रस का शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है, बार इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें एमसीक्यू जरूर आपने ये याद रखना है। वैसे तो मैंने आपको बताया था इस चैप्टर के एमसीक्यू एक आधा एमसीक्यू आता है इसमें से बोर्ड के पेपर में, और वो मोस्टली इसकी एक्सरसाइज में से ही होता है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो एमसीक्यू उसका बनता है ना, जो बनता है वो मैं आपको बताता जाऊँ, तो आप चाहे इसको भी साथ साथ ज़रूर करते रहें, कोई पता नहीं एमसीक्यू बनाने वाले।
तो फर्स्ट इसमें एमसीक्यू हमारे पास ये बनता है कि ये फ्री फॉर्म में पाई जाती है और हवा में ये 78% इसकी परसेंटेज होती है। दूसरा, इट इज़ इनएक्टिव गैस इन कंपैरिजन विद ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के मुकाबले में इनएक्टिव गैस है, ये एमसीक्यू के तौर पे रखना है। अगर इसी को शॉर्ट क्वेश्चन बना लिया जाए, तो मैं ही बना रहा हूँ, मतलब बोर्ड का नहीं है सवाल, ये एक्सरसाइज में नहीं। तो फिर अब वो इसकी क्या वजह है कि नाइट्रोजन जो है वो इनएक्टिव है ऑक्सीजन की निस्बत से, और जैसे भी हम किसी चीज़ को भी जलाएं तो हमेशा ऐसे ही होता है कि वो ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्शन होता है, नाइट्रोजन के साथ उसका रिएक्शन नहीं होता। ठीक है। वो नाइट्रोजन जो होती है ना, वो उसकी वजह क्या होती है कि नाइट्रोजन के मालिक्यूल तो दोनों के N2 और O2 है ना, लेकिन नाइट्रोजन के मालिक्यूल में आपको पता है वो ट्रिपल बॉन्ड है ना, दो नाइट्रोजन आपस में 3 बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, 3 कोवलेंट बॉन्ड। ऑक्सीजन जो है वो 2 कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ी हुई है, तो चूंकि ऑक्सीजन में थोड़े बॉन्ड है, वीक यानी फोर्स चाहिए, इसको थोड़ी फोर्स चाहिए होगी टूटने के लिए, इसलिए ये जल्दी टूट जाता है और रिएक्शन भी यही कर जाता है, नाइट्रोजन की रिएक्शन करने की बारी नहीं आती। तो इसी वजह से हमारे पास जो नाइट्रोजन है वो उसको इनएक्टिव या इनर्ट गैस का नाम भी देते हैं। और कई केमिकल रिएक्शन ऐसे हम लेबॉर्ट्रीज में करवाते हैं जहाँ पे हमें हवा से बचाना होता है रिएक्शन को, तो हम उसको फिर नाइट्रोजन गैस के अंदर रिएक्शन को परफॉर्म करवाते हैं, ने उसे बोलते हैं कि नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर के अंदर रिएक्शन करवाया, ताकि बाकी जो इंटरफेयर करने वाली गैसेस वगैरह जो हवा के अंदर है वो ना आ सके। दूसरा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन जो है वो अर्थ क्रस्ट में इतने नहीं पाए जाते जैसे दूसरे एलिमेंट्स के हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़े थे। कंबाइंड फॉर्म में ये लिविंग थिंग्स में पाई जाती है, जैसे प्लांट्स में, एनिमल्स में, प्रोटीन्स के अंदर नाइट्रोजन होती है, यूरिया के अंदर नाइट्रोजन है, अमाइनो एसिड्स के अंदर नाइट्रोजन होती है, और आपको पता है अमाइनो एसिड्स मिल के फिर प्रोटीन बनाते हैं, तो इन सारों में नाइट्रोजन मौजूद होती है इन कंपाउंड। तो लिविंग थिंग्स में ये इन कंपाउंड्स की शक्ल में पाई जाती है। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, यहाँ पे हमारे पास ना शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है कि राइट द डिफरेंट ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, इम्पोर्टेंट नहीं आया भी नहीं आज तक। एमसीक्यू ये हो सकता है इसमें, शॉर्ट क्वेश्चन अगर होता तो फिर उसमें स्ट्रक्चर वगैरह भी आपको बनाने पड़ेंगे तो शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट ये शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है, चाहे तो उसको छोड़ दें। हाँ, इसमें एमसीक्यू आपका ये हो सकता है कि जैसे डाई इनका ना, जैसे पहला ऑक्साइड दिया डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड है, उसके साथ नाइट्रस ऑक्साइड लिखा है, उसका दूसरा नाम है, तो ये नाम और फार्मूले का एमसीक्यू बन सकता है, और मे बी इतना ज़्यादा ये भी इम्पोर्टेंट ना हो। तो अब ये डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा नाम देते हैं इसको, ये N2O फार्मूला। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड पहला नाम तो केमिकल नेम है ना, जो फार्मूले से आपको पता चल रहा है ना, और दूसरा नाम उसका जर्नल नाम है, क्योंकि जो हमें फार्मूले से नहीं वो याद रखना पड़ेगा। जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड NO है और दूसरा नाइट्रिक ऑक्साइड है, डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड N2O3 है, और नाइट्रस एनहाइड्राइड इसका दूसरा नाम। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है तो डाई नाइट्रोजन परऑक्साइड दूसरा नाम है। इसी तरह डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड है N2O5, तो दूसरा नाम इसका नाइट्रिक एनहाइड्राइड है। तो ये उसके नाम और फार्मूले एमसीक्यू के हवाले से आप जरूर देख लें, कोई पता नहीं एमसीक्यू का हो जाए, आज तक वैसे नहीं आए। उसके बाद है नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है N2O पहला, उसमें फर्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन बनता है इसकी प्रेपरेशन का। प्रेपरेशन में शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास अमूमन यही आता है कि डिस्कस द प्रेपरेशन ऑफ N2O डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये इसका दूसरा नाम अभी हमने पढ़ा नाइट्रस ऑक्साइड, तो डिस्कस द प्रेपरेशन ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड, बस ये शॉर्ट क्वेश्चन है। तो उस शॉर्ट क्वेश्चन में फिर हम जो है ना वो इसको स्टार्ट कर लेते हैं, दो रिएक्शन जो है ना ये वाले लिख देते हैं इसी तरह, और याद रखने के लिए वो आपको रट्टा लगाना पड़ेगा इसमें। और वैसे मैंने आप इसमें एक और पॉइंट आपको बता दूं, आपकी इस पूरे चैप्टर में ना को तकरीबन 37-40 के करीब रिएक्शंस हैं, और इतने सारे रिएक्शंस को याद करना बड़ा मुश्किल है, और वैसे रट्टा लगा भी लें तो पेपर तक के करीब तक वैसे भूल जाते हैं, पेपर में बैठे भूल जाते हैं, तो वो टाइम ज़ाया करने वाली बात है, रिएक्शन याद इतनी आसानी से नहीं होते। कुछ शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें थ्योरी है और कुछ रिएक्शन भी है, वेरी इंपॉर्टेंट है, वो आपको मैं बताता हूँ, वो हमने ज़रूर ज़रूर करने हैं। लेकिन जो बाकी रिएक्शंस हैं जिनमें ज़रूरत के इतने सारे रिएक्शंस हैं, तो उनको ना करें कि आपकी इस चैप्टर में से पास पेपर में 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, तो अगर तो वो आगे जो हमने किए हुए हैं तो ओके हो गया, अगर उनमें से ना भी आए तो कोई बात नहीं, ये 2 हमारे चॉइस में भी निकल सकते हैं, बाकियों से हमारी
चॉइस बाकी चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन से पूरी हो जाती है। तो इसलिए इस पर इतना ज़्यादा आप रिएक्शंस के ऊपर खपने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद है जी प्रॉपर्टीज ऑफ डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है ना, इसकी ये फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपके पास एमसीक्यूज है। शॉर्ट क्वेश्चन वो बनाया जाए तो बनाया जा सकता है, आया नहीं है, लेकिन इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी आपके पास एमसीक्यू जरूर है कि डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड कलरलेस गैस है विद अ फेंट प्लेजेंट स्मेल होती है इसकी, और स्वीट इसका टेस्ट होता है, फेली सॉल्युबल इन वाटर है। ये सारे एमसीक्यूज हैं। और ऑक्सीजन के साथ इसका मिक्सर अगर इनहेल कर लिया जाए तो उसको लाफिंग गैस बोलते हैं। ये एमसीक्यू है, ये पास पेपर में एमसीक्यू आया भी हो, या शायद आपकी एक्सरसाइज में भी है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, लाफिंग गैस वाला। उसके बाद इसके रिएक्शंस हैं जी। तो पहला रिएक्शन इसका दिया हुआ है कि ये खुद नहीं चलती बल्कि जलने में मदद देती है, और सल्फर और फास्फोरस के साथ रिएक्शन करके उनको बंद करके ऑक्साइड्स में बदल देती है। तो शॉर्ट क्वेश्चन ये हो सकता है कि N2O जो है वो इज स्पोर्ट्स कंबस्शन, तो रिएक्शन बता दें तो हम ये दो लिख देंगे। या दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है कि रिडक्शन ऑफ N2O इनटू नाइट्रोजन, तो फिर हम ये कॉपर के साथ N2O को रिएक्शन करवाएं तो कॉपर ऑक्साइड और N2 बन जाता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है। उसके बाद है जी दूसरा नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड आपके पास। अब नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जो है इसमें पहला वही शॉर्ट क्वेश्चन प्रेपरेशन का आ जाएगा। तो उसमें हमारे पास ये दो रिएक्शंस हैं। तो एक में कॉपर को डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से करवाया हुआ है, दूसरे में नाइट्रोजन ऑक्सीजन को हीट किया हुआ है, और ये इलेक्ट्रिक आर्क के जरिए। इलेक्ट्रिक आर्क मतलब बिजली की जो है ना वो आर्क प्रोड्यूस करके उससे इतनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है कि वो नाइट्रोजन के ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ सकती है और NO बना सकती है। आपकी जब ये बिजली बादल होते हैं, गरजते हैं, बिजली चमकती है, तो उस वक्त भी ये नाइट्रोजन का ऑक्साइड ये बनता है, क्योंकि वो इतनी एनर्जी होती है कि नाइट्रोजन के ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ सकती है। तो वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिल के NO बना लेते हैं। उस वक्त ये पॉसिबल होता है, ये बन जाता है आपका जो है ना वो NO जो है हाई एनर्जी की वजह से। तो इसी तरह दूसरा पॉइंट आपका आता है जी प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड है। ये एमसीक्यू आ गया कि नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है ये इसका दूसरा नाम नाइट्रिक ऑक्साइड, ये कलरलेस गैस है। पिछली भी कलरलेस थी, ये भी कलरलेस गैस है। हैवियर दैन एयर है, पिछले का नहीं मेंशन किया, ये हैवियर दैन एयर है एमसीक्यू में। और स्पेरिंगली सॉल्युबल है, वो फेयरली सॉल्युबल था, ये स्पेरिंगली सॉल्युबल है। ये एमसीक्यू के हवाले से देख लेना आया। वैसे आज तक ये इनमें से कोई एमसीक्यू नहीं। रिएक्शन में आ जाता है जी। उसमें पहला जी इसकी बर्निंग है, कंबस्चन है, कि इसको अगर मजीद ऑक्सीजन से रिएक्शन कराया जाए तो NO2 में बदल जाता है। उसके लिए हमें हाई टेम्परेचर देना पड़ता है, तकरीबन को 600 700 800 तक टेम्परेचर देना पड़ता है। तो फिर ये बर्न होके NO2 गैस में बदल जाता है। लेकिन वेरी हाई टेम्परेचर भी नहीं दे सकते, क्योंकि एट अबाउट 1000 डिग्री सी पे ये वापस डिकम्पोज भी हो जाता है NO, और डिकम्पोज होकर N2 और O2 में बदल जाता है। तो ये एमसीक्यू में भी याद रखना है। और शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है डिस्कस द डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड। उसके बाद तीसरे पॉइंट में शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोसाइल क्लोराइड या नाइट्रोसाइल ब्रोमाइड। तो ये जब NO डायरेक्ट क्लोरीन या ब्रोमीन सिलेक्शन करता है तो NOCl बना देता है, इसको हम NOBr बना देता है, इसको हम नाइट्रोसाइल क्लोराइड या नाइट्रोसाइल ब्रोमाइड का नाम देते हैं। चौथा पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपकी एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है, पास पेपर में कई दफ़ा ये सवाल आया हुआ है, और आपने ये ज़रूर शॉर्ट क्वेश्चन ये करना है। शॉर्ट क्वेश्चन ये है कि इसके पॉइंट के आखिर देखें रिंग टेस्ट लिखा हुआ है। तो शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेते हैं रिंग टेस्ट क्या होता है, इसका मकसद क्या होता है, इससे हमें पता कैसे चलता है, डिटेक्शन क्या होती है। तो हम कहते हैं रिंग टेस्ट जो है ना ये असल में यूज़ होता है, या आप यूज़ करेंगे जब आप साल्ट एनालिसिस करेंगे ना प्रैक्टिकल, तब भी आप ये रिंग टेस्ट हम यूज़ करते हैं। किस मकसद के लिए? नाइट्रेट आयन जो होते हैं ना उसका पता चलाने के लिए। सोल्यूशन के अंदर पानी मतलब हमारे पास साल्ट है, सोडियम नाइट्रेट का, उसको पानी में हल किया, तब हमने पता चलाना कि यहाँ पे नाइट्रेट आयन है कि नहीं है। तो फिर हम क्या करते हैं कि उसके अंदर नाइट्रेट के अंदर हम ऐड कर देते हैं कि ना ये टेस्ट ट्यूब लिया ना, उसके अंदर पानी है ना, तो पानी के अंदर आपने ऐड कर लिया साल्ट, तो पहले से हल किया हुआ है, उसके अंदर आपने FeSO4 पहले से डाल लिया।
FeSO4 आयरन का जो साल्ट है ये पानी में हल हो जाता है, ये डाल दिया। उसके बाद फिर आपने ना उसी टेस्ट ट्यूब को थोड़ा सा टेढ़ा करके उसकी दीवार के साथ कंसनट्रेटेड H2SO4 डालना। वो आहिस्ता आहिस्ता चल के खुद ब खुद नीचे सोल्यूशन से मिक्स हो जाए। ऊपर से नहीं डालना क्योंकि H2SO4 का पानी के साथ मिक्सिंग वेरी एक्सोथर्मिक होते हैं रिएक्शन, तो उस पानी जो होता है ना वो फिर उड़ के बाहर आने के चांस होते हैं। तो इसलिए बेहतर ये कि आप उसको नीचे उसके डालें, दीवार के साथ डालें, और वो ऐसा से जैसे ही वो जाके सोल्यूशन को टच करेगा ना तो वहाँ पे मौजूद नाइट्रेट के साथ कंसनट्रेटेड H2SO4 एक्शन करेगा और NO गैस बना देगा। वो फिर FeSO4 के साथ मिक्स होकर ये FeSO4.NO का एक कम्प्लेक्स बनाती है जो ब्राउन कलर का होता है। और चूंकि शुरू शुरू में H2SO4 टेस्ट ट्यूब के मुंह सोल्यूशन जो होता है उसके मुंह के ऊपर ऊपर सिर्फ टच होता है ना, तो इस वजह से ऊपर टच होने की वजह से फिर वहीं पे सिर्फ हमें रिंग नजर आता है, वो ब्राउन कलर नजर आता है, तो उसको फिर एक वो रिंग की शक्ल बन जाती है, इसलिए उसको रिंग टेस्ट का नाम भी देते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये, आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना, ये ज़रूर करना है। रिंग टेस्ट क्या होता है, इसका मकसद क्या होता है, कैसे परफॉर्म करते हैं, इसका रिएक्शन क्या है, ये सब आपने लिखना है। अच्छा, इसमें अब एक और पॉइंट जो यहाँ पे तो नहीं है लेकिन वो MCQs में के हवाले से या उधर आपके उसमें आ जाता है साल्ट एनालिसिस में, एक नाइट्रेट होते हैं ना NO3 माइनस होता है ना, एक नाइट्राइट होता है NO2 माइनस 1 होता है। तो नाइट दोनों रिंग टेस्ट देते हैं, लेकिन नाइट्रेट जो होता है ना वो देता है कंसंट्रेटेड H2SO4, लेकिन जो नाइट्राइट होता है ना NO2 वो देता है डाइल्यूट H2SO4 के साथ। यहाँ पे नहीं है, वो साल्ट एनालिसिस में ये बात आएगी, यहाँ पे तो सिर्फ ये वाला आपने नाइट्रेट वाला ही कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड वाला ही याद रखना। उसके बाद पांचवा पॉइंट है जी रिएक्शन विद रिड्यूसिंग एजेंट। अब विद रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब ये कि H2S और H2SO3 तो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे एक्ट कर रहे हैं, तो फिर NO किस तौर पे एक्ट कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे। शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, रिएक्शन विद रिड्यूसिंग एजेंट लिख दें या रिएक्शन ऑफ NO एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिख दें, तो ये वाले दो आप एग्जाम्पल उसमें लिख देते हैं। इस तरह छठा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन है, तो इसमें भी दो तरह सवाल हो सकता है, एक रिएक्शन विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिएक्शन ऑफ NO एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो फिर ये दो रिएक्शन हमारे पास आ जाते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपको मैंने बताया आज जरूर जाते हैं ये रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग वाले, लेकिन अगर आप कर सकें तो ठीक, नहीं तो छोड़ दें, कोई मसला नहीं, लेकिन ये चौथे नंबर वाला आपने ज़रूर करना है, इसको छोड़ने की कोई गुंजाइश नहीं। उसके बाद है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 जो है, मेरा ख्याल है ये हम कल से स्टार्ट करेंगे, आज इतना ही काफ़ी है हमारे लिए। तो असल में ये लेक्चर की रिकॉर्डिंग मैंने बाद में की है, तो वही पहले जो आधे घंटे में पढ़ाया था तो उसी को मैंने दोबारा ना, तो उस वक्त रिकॉर्डिंग करना भूल गया था, तो अब फिर मैंने रिकॉर्डिंग जो रिकॉर्ड में रखनी इसलिए फिर दोबारा मैंने रिकॉर्डिंग की है, तो वही लेक्चर अब मैंने 20 मिनट के अंदर तकरीबन सारा रिपीट किया है, और बाकी फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह कर लेंगे।